Hello everyone. Today the topic of our presentation is Margaret Atwood biography, major works, literary contribution and important exam point of view. आज हम मार्गरेट एटवुड की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। जो मार्गरेट एटवुड है ये कैनेडियन राइटर है और इनका जो मेजर वर्क है वो द हैंडमेड टेल है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्योटेशन ऑफ द डे, इफ यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जो हमारी क्योटेशन है वो ये मैंने पहले भी यूज की थी। अगर आप अपने माइंड को चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ में अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है। कुछ पॉजिटिव आती है, कुछ नेगेटिव आती है। अगर हम हर एक चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो हमें अपने माइंड को, अपनी थॉट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने माइंड को चेंज कर देते हैं तो हमारी लाइफ उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे, Margaret Atwood. Margaret Atwood is one of the most influential contemporary writers in English literature, renowned for their novel, poetry, literary criticism, environmental activism. Atwood has earned international recognition for his insight, exploration of gender, power, identity, social justice. Her works often blends elements of dystopian fiction, speculative fiction, feminism, and historical narrative, making a significant figure in the modern and postmodern literature. जो मार्गरेट एटवुड है ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है। और ये किसके लिए जानी जाती हैं? जो डायस्टोपियन फिक्शन है। डायस्टोपियन मतलब जो एक तो होता है हमारे बहुत अच्छा समाज और एक होता है एक नेगेटिविटी से भरा हुआ समाज। तो डायस्टोपियन जो फिक्शन है उसके लिए जानी जाती हैं। थ्रू हर पावरफुल स्टोरी टेलिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ, मार्गरेट एटवुड हैज established herself as a leading voice in the Canadian world literature। और इसने अपनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग की वजह से अब जो कैनेडियन लिटरेचर है और वर्ल्ड लिटरेचर है अपनी इसमें अपनी पहचान बनाई है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न ऑन नवंबर 8 इन 1939। तो हमें ये डेट याद करनी है। तो मार्गरेट एटवुड है, इनका जन्म कब हुआ? नवंबर 18 1939 में। कहाँ पर हुआ? ओटावा ओंटारियो, ओटावा ओंटारियो में, कनाडा में। तो इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? ओटावा ओंटारियो, कनाडा। शी स्पेंड सम ऑफ हर चाइल्डहुड इन हर फॉरेस्ट एंड northern Quebec, where his father worked as an entomologist. This close connection with nature let influence many of the literary works. Atwood attended the Victorian College at the University of Toronto, where she studied English literature. She later pursued graduate study in Radcliffe College, Harvard University, earned the master degree in 1962। तो यहाँ पर हमें उनके अर्ली एजुकेशन के बारे में पता चला। तो इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यहाँ पर क्या किया? इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी की। ही परस्यूड ग्रेजुएट स्टडी इन रेडक्लिफ कॉलेज। और इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? रेडक्लिफ कॉलेज से हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इन्होंने 1962 में अपनी जो मास्टर डिग्री है उसको प्राप्त किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट literary career. Margaret Atwood started her literary career as a poet. Her first poetry collection, Double Press Phone 1961, gained attention for its originality and thematic richness। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मार्गरेट एटवुड है इसने अपना लिटरेरी करियर किसके साथ स्टार्ट किया था? पोइट्री कलेक्शन के साथ स्टार्ट किया। और इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम क्या है? डबल पर्स फोन। ये कब पब्लिश हुआ? 1961 में हुआ। तो हमें ये आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये नोट कर लेना कि जो मार्गरेट एटवुड है इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम क्या है? तो डबल जैसे फोन। ये कब पब्लिश हुआ? 1961 में। तो इसको आप अपने डायरी में नोट कर लेना। Gained attention for its originality and thematic richness. Over the following decades, she expanded the literary horizon by writing novels, short stories, essay, and critical works. Her writing often examined the relationship between individuals and society, particularly focusing on human experience, political oppression, environmental concern, and abuse of power. And she widely recognized for the combining literary sophistication with the popular appeals। तो यहाँ हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? उनकी मेजर थीम्स के बारे में। मेजर थीम्स ऑफ एटवुड्स वर्क, फेमिनिज्म एंड वुमेन राइट। तो ये किसके बारे में लिखती है? वुमेन राइट्स के बारे में लिखती है। तो फेमिनिज्म और वुमेन राइट इनके एक मेन थीम है। Atwood works frequently explore gender inequality, female identity, social constraint, and imposed on women, power and oppression. Many of the novel investigate how political system control individual through surveillance, fears, and ideology.
तो पावर एंड ऑपरेशन है, जो हैंडमेड टेल है उसमें पावर और ऑपरेशन की थीम है, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसर्न, नेचर एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस आर रिकरिंग थीम्स थ्रू आउट द राइटिंग। आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल, आइडेंटिटी और सर्वाइवल ये भी हैंडमेड टेल्स की एक थीम है। तो आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल भी इनकी नॉवेल्स की मेन थीम है। करेक्टर ऑफन स्ट्रगल टू डिफाइन देमसेल्फ, हॉस्टाइल सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। डायस्टोपियन सोसाइटी भी इनकी मेन थीम है, और डायस्टोपियन सोसाइटी का भी थीम किसके अंदर है, हैंडमेड टेल के अंदर है। तो हैंडमेड टेल इनका बहुत ही ज्यादा जरूरी नॉवेल्स है। और इसको आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हैंडमेड टेल की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डायस्टोपियन सोसाइटी भी इनके क्या है, एक इम्पोर्टेंट थीम है। Atwood celebrates creating a dystopian world that was threats about a potential degree and contemporary society. सॉरी, मैं मेरे बेटे के साथ ही वीडियो बना रही हूँ, तो वो फोन देख रहा है, तो उसकी वो चेंज करने के लिए उसने फोन दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर वर्क्स ऑफ मार्गरेट एटवुड। द हैंडमेड टेल 1985। तो जो हैंडमेड टेल है, ये कब पब्लिश हुआ, 1985 में। आप अपनी कॉपी में हैंडमेड टेल के नोट्स जरूर बना ले। तो हैंडमेड टेल का पब्लिश हुआ है 1985 में, पब्लिश हुआ है। तो हैंडमेड टेल का पब्लिश हुआ है 1985 में, इसकी जो डेट है वो आपको रिमेम्बर करनी है। The dystopian novel attends the most famous works set in republic guidelines and totalitarian regime where women were stripped to their rights, and novel follows of read a handmaid forced to reproduce servitude. तो ये कहानी किसकी है, ये इसका सेट इन कहाँ है, तो ये रिपब्लिक गाइलेड नोट्स में ये भी नोट कर लेना कि जो अपना हैंडमेड टेल है ये कहाँ पर बना है। तो ये इसकी सेटिंग कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, रिपब्लिक ऑफ गाइलेट। और इसमें कहानी किसके बारे में है, ऑफरेड के बारे में है। तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ऑफरेड है। Significance, a landmark feminist dystopian novel explore patriarchy, religion, extremely and political control, and widely studied in university worldwide. The Testament published in 2019। इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो टेस्टामेंट है, और ये का पब्लिश हुआ 2019 में हुआ। ए सीक्वल ऑफ हैंडमेड टेल्स नोवेल कंटिन्यू टू द स्टोरी ऑफ गाइलेट्स थ्रू मल्टीपल नैरेटिव। जो है टेस्टामेंट है, ये क्या है, ये सिक्वल है, हैंडमेड टेल का सिक्वल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हैंडमेड टेल है उसका सिक्वल कौन सा है, उसका मतलब उसी के जैसा उसके सीरियल में लिखा गया नोवेल कौन सा है, तो वो कौन सा है, द टेस्टामेंट है। और ये कब पब्लिश हुआ, 2019 में ये पब्लिश हुआ। सिग्निफिकेंस विनर द बुकर प्राइज इन 2019। 2019 में इसमें इसने क्या विन किया था, बुकर प्राइज इसने जीत लिया था। और ऑफर जे डीपर इंसाइट एंड रेजिस्टेंस, इसके अंदर डीपर इंसाइट्स को दिया गया है। Now we will discuss about next work. Next work is Surfacing, published in 1972। इनका जो मेजर वर्क है वो सरफेसिंग है, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1972 में। This psychological novel tells the story of woman who returned to her childhood home in rural Quebec in search of her missing father। जो सरफेसिंग है ये एक साइकोलॉजिकल नोवेल है, जिसमें एक वुमन है हु रिटर्न टू हर चाइल्डहुड होम, वो अपने घर में वापस आती है। उसका जो रूरल है वो क्यूबेक है, इन सर्च ऑफ हर मिसिंग फादर, अपने फादर की सर्च में यहाँ पर अपने रूरल गांव में आई हुई है। तो इसमें क्या है, एक वुमन है जो अपने फादर की सर्च कर रही है। एग्जामिन द आइडेंटिटी मेमोरी एलिनेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एग्जामिनेशन एग्जामिन्स आइडेंटिटी के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, और एलिनेशन की थीम के ऊपर ये बेस्ड है। कंसिडर्ड ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, और कैनेडियन लिटरेचर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट वर्क इज एलिस ग्रेस, ये पब्लिश हुआ था 1996 में। तो नोट्स में ये भी नोट कर लेना कि जो एलिस ग्रेस है ये कब पब्लिश हुआ, 1996 में हुआ। सभी वर्क्स उनकी लिस्ट हमारे जो यूजीसी नेट है उसमें मैचिंग वाले ऑप्शन आते हैं, कोड वाले आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मार्गरेट एटवुड है उसके को कितने नॉवेल्स हैं, कितने वर्क हैं, उनके नेम क्या है।
तो हमें इनके जो लिस्ट है वो बनानी होगी। तो जो नेक्स्ट वर्क है वो एलिस ग्रेस है और ये कब पब्लिश हुआ था, 1996 में पब्लिश हुआ। Based on real 19th century Canadian murder case, the novel explored the life of Grace Mark, a servant accused of murder. Significance blend of history and fiction, इसमें क्या है, blending है ये history और fiction की। और नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्रूथ मेमोरी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कैट्स आइज, ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल फोकसिंग ऑन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, बुलिंग एंड पर्सनल आइडेंटिटी। कैट्स आइज पब्लिश कब हुआ था, तो ये नेम भी नोट करना है, इसका पब्लिकेशन डेट भी नोट करनी है। तो ये पब्लिश कब हुआ, 1988 में पब्लिश हुआ। और इसी ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, बुलिंग और पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर है। और इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी बोला गया है। तो मार्गरेट एटवुड का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो कैट साइज है, ये हमें याद करना है। तो मार्गरेट एटवुड का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो कैट साइज है, ये याद करना है। नेक्स्ट वर्क इज ऑक्सिस एंड क्रेग, पब्लिश इन 2003। तो ये नेम नोट कर लेना, इसकी पब्लिकेशन की डेट याद करना। तो ऑक्सिन एंड क्रेग कब पब्लिश हुआ था, 2003 में हुआ। ए फर्स्ट नोवेल इन मैड एडन ट्रिलॉजी and specular fiction work portrays the world devastation by generating engineering and environmental destruction, addressed biotechnology and ecological disaster, demonstrate Artaud's concern for future and humanity. His next work is The Blind Assassin, published in 2000। तो 2000 में इनका कौन सा वर्क पब्लिश हुआ, द ब्लाइंड असेसिन, ए कम्प्लेक्स नोवेल कंबाइनिंग मल्टीपल नैरेटिव एंड जेनर, सिग्निफिकेंस विनर बुकर प्राइज इन 2000। तो हमें ये नाम क्यों याद करना है कि 2000 में मार्गरेट एटवुड को किस बुक के लिए बुकर प्राइज मिला, तो किसके लिए मिला है, ब्लाइंड असेसिन के लिए मिला है। Now we will discuss about Margaret Atwood as a poet. Although famous for her novel, Atwood also a distinguished poet. Her poetry explored theme of nature, power, mythology, survival, and gender. Important poetry collection A Circle Game. तो आपको ये जो उनके poetry collection है इनके नेम याद करने हैं। तो सर्कल गेम कब पब्लिश हुआ था, 1966 में हुआ। पावर पावर पॉलिटिक्स कब पब्लिश हुई, ये पोएम कलेक्शन है कब पब्लिश हुआ, 1971 में हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम है उनमें पूछे जाएंगे। जैसे कि यू आर हैप्पी, ये क्या है, ये नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम कलेक्शन है और ये एक फिक्शन है। तो हमें क्या है, हमें अगर ये पता होगा कि यू आर हैप्पी ये क्या है, पोएम कलेक्शन है, तो हम इसका आंसर पोएम कलेक्शन ले लेंगे। लेकिन हमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये याद करना है कि आर यू हैप्पी ये क्या है, पोएम कलेक्शन है। और ये कब पब्लिश हुआ है, ये 1974 में पब्लिश हुआ है। मॉर्निंग इन बर्न हाउस ये 1995 में। और डियरली ये 2020 में पब्लिश हुआ। अवार्ड एंड ओनर, मार्गरेट एटवुड हैड रिसीव्ड न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग बुकर प्राइज 2000 में इनको बुकर प्राइज मिला। बुकर प्राइज 2019 शेयर्ड ऑथर सी क्लर्क अवार्ड, गवर्नर जनरल अवार्ड, फ्रैंक काफ्का अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ Astria Award. She has also received honorary degree from university around the world. Now we will discuss about literary significance. Atwood contribute extra and beyond literature. Her work encouraged readers to question social norms, political authority, environmental neglect. She regarded as leading feminist voice, pioneer of speculative fiction. Her influence can seen in contemporary discussion about women's rights, climate change, and democratic values. Important quotation: a world after world is power. Ignoring is not the same ignorance. You have to work at it. आपको ये क्वेटेशन नोट करनी है, इनको याद करना है। तो ये क्वेटेशन भी पूछी जा सकती है कि ये क्वेटेशन किसकी है, किस नॉवेल्स की है। तो ये क्वेटेशन है, ये इनको आपको क्या करना है, नोट करना है और उनको रिमेम्बर करना है। In the end, we will become storage. Better never means better for everyone. It always means worse for some. जो बेटर है इस हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो आपके लिए अच्छा वो किसी के लिए वर्स भी हो सकता है। This quotation reflects Atwood's concern with language, power, memory, and social inequality. Now we will discuss about important exam points, one-liner facts. Full name Margaret Eleanor Atwood. तो इनका full name क्या है, मार्गरेट एलिनर एटवुड है, बोर्न नवंबर 18 1939, बर्थ प्लेस ओटावा ओंटारियो कनाडा। ये जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इनको आप नोट कर लो।
और इनको अपनी कॉपी में लिख लो और इनको बार बार रीड करो, बार बार रीड करो, इनको रिमेम्बर याद करो। नेशनैलिटी कैनेडियन है ये और जेनर्स इसने किन किन के लिए वर्क किया है? नोवेल, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी कैनेडियन लिटरेचर, फेमिनिस्ट लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इसके नॉवेल्स हैं, वर्क्स है, वो किन किन चीजों से रिलेटेड है? कैनेडियन लिटरेचर, फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। मोस्ट फेमस नॉवल इज हैंडमेड्स टेल। इनका सबसे ज्यादा फेमस नॉवल कौन सा है? हैंडमेड टेल है। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हैंडमेड की जो स्टोरी है, करेक्टर है, एक्टिंग है, प्लेस है, उनके नेम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1985 में हुआ। बुकर प्राइज विनर ए ब्लाइंड असेसिन। तो बुकर प्राइज 2000 का किसके लिए मिला है? ब्लाइंड असेसिन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मार्गरेट एटवुड है, इनको 2000 में बुकर प्राइज मिला था, वो किस वर्क के लिए मिला था? तो ब्लाइंड असेसिन। और बुकर प्राइज शेयर्ड विनर में किसके लिए मिला था? द टेस्टामेंट। और ये कब पब्लिश हुआ था? 2019 में। मेजर ट्रायोलॉजी एडा एडा एडम ट्रायोलॉजी। और कॉमन थीम इसकी फेमिनिज्म, आइडेंटिटी, पावर, इन्वायरमेंट, डायस्टोपियन। नाउ वी रीच्ड एट कंक्लूजन। मार्garet एटवुड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ मॉडर्न एज। ये मॉडर्न एज के बहुत ही ज्यादा जरूरी लिटरेरी फिगर है। हर नोवेल एंड पोएम्स कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स एंड स्कॉलर थ्रू आउट देयर profound examination of society, gender, politics, and environment. Through their works such as The Handmaid's Tales and Alice Gray's Blind Assassin, Atwood secure permanent place in the world of literature, continue to shape contemporary literary discussion. तो इस वीडियो में हमने बायोग्राफी ऑफ मार्गरेट एटवुड को डिस्कस किया है। मार्गरेट एटवुड का की जो बायोग्राफी है वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जो डिस्कस किया है और जो मार्गरेट एटवुड के से रिलेटेड लाइफ है उसका डिस्कशन है वो मैंने बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है कि आपको मार्गरेट एटवुड की जो ये बायोग्राफी है वो समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।